गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण का जो हमारा टॉपिक है उसको एंड किया था। आज हम अपना न्यू जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो है परिसीमन आयोग। देखो, परिसीमन आयोग जो है इसका काम होता है क्षेत्रों का सीमांकन करना। जैसे आपको पता है कि प्रति 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, तो जनगणना के दौरान ये देखा जाता है कि जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र की वो बढ़ी है या घटी है, और उस आधार पर ही जो सीटें हैं उनका आरक्षण जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो जो सीमाओं का जो क्षेत्रों का जो सीमाओं का जो निर्धारण है क्षेत्रों की, वो करता है परिसीमन आयोग। ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का निर्णय लेने के लिए परिसीमन आयोग जो है उसका गठन किया जाता है। ये एक स्वतंत्र संस्था होती है। स्वतंत्र संस्था मतलब अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाली होती है, और राष्ट्रपति जो होता है वो इस आयोग का गठन करता है। ठीक है। ये आयोग जो होता है ये चुनाव आयोग के साथ में मिल करके कार्य करता है। अब जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजातियों की जनसंख्या अधिक होती है, उनके लिए वो क्षेत्र जो होता है वो आरक्षित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जाति या जिस जनजाति के लोगों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी वो क्षेत्र उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं पर एससी लोग जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो है, उनके लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्षेत्र अनुसूचित जाति जो है उसके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। आपको देखो ये पता ही है कि महिलाएं जो हैं उनको कितना आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो नगरीय और ग्रामीण स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय शासन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, अगर अपन देखें तो देखो ये नगरीय और ये ग्रामीण। नगरीय जो है इसके अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये सबसे निम्न स्तर की, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। ठीक है। इसको एरो को चाहे ये कर सकते हैं अपन। ग्रामीण के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये जो संस्थाएं हैं इनको स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। ये नगरीय हैं और ये ग्रामीण हैं। ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के अंदर महिलाएं जो है उनको 33% जो है वो आरक्षण दिया गया है। कई स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस आरक्षण को 50% तक कर दिया है। हमारा राजस्थान जो है वो भी इसी श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ पर 50% आरक्षण जो महिलाएं जो है उनको प्रदान किया गया है। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं लोकसभा की या फिर राज्यों की विधानसभाओं की, तो देखिए ये भारत का दुर्भाग्य है कि बहुत बार इस बारे में संशोधन किया जा चुका है, बहुत बार प्रस्ताव लाए गए हैं महिलाएं जो हैं उनको लोकसभा और विधानसभा के अंदर आरक्षण देने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव जो है ये अभी तक पारित नहीं हो पाया है। ठीक है ना। तो केवल अभी जो ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, केवल यहीं पर ही महिलाएं जो हैं उनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अब देखो इसमें क्या है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नाम से समझ में आ रहा है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार।
देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या है? आपको पता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि देश के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, चुनाव जो होते हैं उसमें वोट देने की जो ये पद्धति है हमारे यहाँ पर, उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया है। अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो वयस्क नागरिक हैं उनकी आयु कितनी है? 18 साल की है। मतलब अगर अपन 18 ईयर्स या उससे अधिक हैं तो हमको वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया है। पहले क्या था? पहले ये जो आयु थी 18 साल की, ये 21 वर्ष हुआ करती थी। मतलब 21 साल की आयु का अगर कोई नागरिक होता था तो उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 61 में संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना है, जो 61वां संविधान संशोधन था, इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आयु है उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। मतलब अब जो 18 ईयर्स का जो भी नागरिक है वो वोट देने का अधिकारी माना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये 1989 के अंदर हुआ था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब कई बार ये क्वेश्चन भी उपस्थित होता है कि कुछ शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी भी आवश्यकता है क्या? लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि जो भी नागरिक हैं हमारे यहाँ, उनको बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्राप्त हो। इसलिए हमने किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता जो है उसको इसमें नहीं रखी है। ठीक है, फिर भी अगर अपन लोकसभा के सदस्यों की योग्यता देखते हैं, देखिए लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता वो कौन कौन सी है? सबसे पहले उसकी जो आयु है वो कम से कम 25 ईयर्स की होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु प्राप्त होना उसको ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ष की जेल हुई है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता है। मतलब कि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। वो व्यक्ति पागल, कौड़ी, दिवालिया ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका माइंड बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए और दिवालिया वो नहीं होना चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो पहले उसको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, फिर वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपके ये काफ़ी टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू।